नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार पर बात शुरू की थी और आज हम लोग मूल अधिकार को आगे विस्तार करते हुए समानता के अधिकार पर बात करेंगे। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से चालू होता है। अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार चालू होता है और अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका विस्तार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह कहा गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है। अब देखते हैं विधि का समान संरक्षण क्या है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि किसी भी परिस्थिति में इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसका मतलब यह है नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। कैसा? नकारात्मक। ठीक। और वहीं दूसरी तरफ अगर विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि समान के साथ समान व्यवहार और विभेद के साथ विशेष प्रकार का विभेद व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? समान के साथ समान व्यवहार। ठीक है। एक और बात क्या है कि जो विधि के समक्ष समता की बात है, ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से प्रेरित है, जबकि विधियों का जो समान संरक्षण की बात है, ये अमेरिकी न्याय व्यवस्था से प्रेरित है। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि राज्य मतलब अनुच्छेद 12 के संदर्भ में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी, वो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और यह जो विधि का समक्ष समता है, यह विशेषाधिकार का विरोध करता है और इस प्रकार से यह नकारात्मक संदर्भ प्रदर्शित करता है। जबकि जो विधियों का समान संरक्षण है, इसमें कहा गया है, इसका तात्पर्य है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार से यह सकारात्मक भूमिका को दर्शाता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या देखा कि जो विधि के समक्ष समता है, ये जो विधि के समक्ष समता है, ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था या ब्रिटिश कानून से प्रेरित है, जबकि विधियों का जो समान संरक्षण है, ये अमेरिकी न्याय व्यवस्था से प्रेरित है। तो अनुच्छेद 14 की बात हो गई। अब इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, उनको देखते हैं। इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति। अब यह ध्यान से देखना है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक, जो भारतीय राजनयिक हैं, या राजदूत। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक, शासक या प्रशासक। इसके अलावा यूएन एवं अन्य एजेंसी, यूएन एवं अन्य एजेंसी जो हैं, उनको इससे
जो है छूट प्रदान की गई है अनुच्छेद 14 के तहत। किसको किसको? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक शासक, यूएन की अन्य एजेंसियां या यूएन, इनको छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त साथियों अनुच्छेद 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो संसद के सदस्यों एवं विधानमंडल के सदस्यों को भी इससे छूट प्रदान की गई है। मतलब संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार के तहत भी इनको छूट प्रदान की गई है। और दूसरी बात, इसमें ही अनुच्छेद 361 का के तहत मीडिया को भी छूट प्रदान की गई है। किसको? अनुच्छेद 361 का के तहत मीडिया को भी छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 14 का फिर से हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में राज्य कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा, और इसके अलावा जो विधि के समक्ष समता है ये ब्रिटिश प्रेरित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिकी विधान से प्रेरित है। विधि के जो समक्ष समता है ये सकारात्मक भूमिका पे प्रेरित करता है, और जो विधियों का समान संरक्षण है ये नकारात्मक रूप ग्रहण किए हुए है। इसके अलावा अपवाद के रूप में हमने देखा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिक शासक एवं प्रशासक, यूएन एवं उसकी अन्य एजेंसियों को इससे छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में और 194 में, जो 105 में है वो संसदीय विशेषाधिकार हैं, और जो 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनको भी अनुच्छेद 14 के तहत सदन में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 361 का के तहत मीडिया को भी इससे कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 14 कंप्लीट। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है अनुच्छेद 15 के 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल, यहां पे ध्यान देना है शब्द को, केवल धर्म, वंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और ये पांचों पॉइंट हमें याद करने हैं कि किस किस आधार पे, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 के पहले वाले आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, क्या कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, दूसरे में क्या कहा गया है? 15 का 2, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, किसी भी सार्वजनिक स्थल, अब सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं? जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मनोरंजन के जो स्पॉट होते हैं जैसे सिनेमाघर, कुआं, तालाब, इनमें कहीं भी राज्य के अंशतः प्रेरित या पूर्ण उससे राज्य से प्रेरित जो संस्थान है, उनमें सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक, तो 15 का 2 क्या है? 15 का 2 है सार्वजनिक स्थलों में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया 15 का 2। अनुच्छेद 15 का 3, ये क्या है? अनुच्छेद 15 का 3 है, इसमें कहा गया है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों, ठीक है,
राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और इसके लिए उसे इस प्रकार के जो 15 के एक आर्टिकल में दिया गया है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, इसके दायरे में ये 15 का 3 नहीं आता है और महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान बनाने के लिए छूट प्रदान की गई है। ये हो गया 15 का 3। 15 का 4 आर्टिकल 15 का 4, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, किसके लिए? पिछड़े वर्गों, इसके अलावा एससी और एसटी, एससी और एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए किस संदर्भ में? सामाजिक और शैक्षणिक प्रावधान के रूप में विशेष प्रावधान कर सकता है। यह किसमें कहा गया है साथियों? अनुच्छेद 15 के 4 में। तो ये हमें ध्यान से एकदम एक एक आर्टिकल एकदम ध्यान से हमें देखना है कि अनुच्छेद 15 के 3 में क्या है, 2 में क्या है और एक में क्या है। ठीक है, तो 15 के 4 में क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 5 यहां देखते हैं। अनुच्छेद 15 का 5 ये क्या है? अनुच्छेद 15 का 5 ये क्या है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 15 के 5 में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या है? शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु, यह ध्यान रखना, यह शब्द नामांकन हेतु, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से किसी भी स्तर पे उनको छूट प्रदान की जा सकती है और इसमें क्या है? शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो 15 का 5 क्या है? नामांकन के लिए है, जो शिक्षण संस्थानों में उन्हें विशेष छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा हमारा अंतिम बचा 15 का 6 इसका ए, और ये जोड़ा गया था साथियों संविधान संशोधन 103 के द्वारा 2019 में। ये क्या है? अनुच्छेद 15 का 6 का ए, इसमें कहा गया है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस ये कहा गया है अनुच्छेद 15 के 6 के ए में। ठीक है, इसके अलावा जो 15 के 6 के बी में क्या कहा गया है ये देखते हैं। जो 15 का 6 का बी है इसी का भाग है, इसमें 10% आर्थिक आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो आरक्षण की बात किसमें की गई है? जो 10% आर्थिक आरक्षण मिल रहा है सामान्य वर्गों को, उसकी बात की गई है 15 के 6 के बी में। और ये जो आरक्षण है ये सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इसको प्रदान किया जाएगा और इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 15 के 6 के बी में। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 14 और 15 को बिल्कुल विधिवत रूप से समाप्त किया। हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 ये जैसे अनुच्छेद जो 15 है ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से विशेष प्रावधान करता है, और अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन के बारे में बताता है। किसके बारे में? लोक नियोजन। लोक नियोजन का तात्पर्य क्या है? लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी या जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें विशेष कैसे कैसे उनमें प्रावधान किस प्रकार से किए गए हैं। तो अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में क्या है? लोक
नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब हम लोग इसके जो अंदर के विशेष जो स्पेशल क्लॉज हैं उनको एक एक करके देखेंगे। 16 का 1 ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, हमें उन महत्वपूर्ण पदों पर ध्यान रखना है जो इसमें स्पेशल तौर पे कहे गए हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा? देखिए ये आधार देखिए, धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान। देखिए अनुच्छेद 15 के साथ ये पांचों कॉमन हैं, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। लेकिन इसमें दो और जो महत्वपूर्ण क्लॉज जोड़े गए हैं, जो तथ्य जोड़े गए हैं, कौन कौन से हैं? इसमें वंश क्रम और निवास स्थान, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 और 16 में जो दो अलग इसमें जो पद जोड़े गए हैं वो कौन सा है? एक तो वंश क्रम हो गया, दूसरा निवास स्थान। इन आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कौन कौन सा? किसमें? लोक नियोजन में। यह ध्यान रखना, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, ये हमारे 15 जो आर्टिकल 15 में थे, ये पूरे पांचों तत्व तो 15 में भी थे, लेकिन दो इसमें जोड़े गए हैं। कौन कौन से? वंश क्रम और निवास स्थान। इन 7 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। और इसमें क्या लिखा गया है? एक शब्द केवल। इसका मतलब इनके अलावा राज्य किसी अन्य क्राइटेरिया को बनाकर भी भेदभाव कर सकता है, पर केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया 16 अनुच्छेद 16 के। अच्छा, हमने पीछे देखा ये अनुच्छेद 16 का 1 नहीं, सॉरी, ये 16 का 2 है। अनुच्छेद 16 के 2 में ये विभेद की बात की गई है। अनुच्छेद 16 का 1 ये है। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 1 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 के 1 में। अनुच्छेद 16 के 2 में कहा गया है धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, वंश क्रम और निवास स्थान पर के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया, एक ये था और अनुच्छेद 16 का 2 ये हो गया। अनुच्छेद 16 का 3 देखते हैं। अनुच्छेद 16 के 3 में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा निवास संबंधी विशेष प्रावधान आरोपित कर सकता है। ये क्या है? 16 का 3। 16 के 3 में क्या है कि संसद विधि के द्वारा निवास संबंधी विशेष प्रावधान आरोपित कर सकता है। किसके लिए? लोक नियोजन के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? अनुच्छेद 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3। देखते हैं अनुच्छेद 16 का 4 क्या है। अनुच्छेद 16 का 4 क्या है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें लोक नियोजन में, यह ध्यान रखना है, लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो 16 का 4 क्या है? लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 के 4 में की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 16 का 5 क्या है। अनुच्छेद 16 का 5 यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है किसी धार्मिक संस्था में राज्य किसी भी धार्मिक या धर्म से संबंधित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठीक है,
इसमें मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है और उसमें किसी विशेष धर्म से संबंधित व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उसको वंचित किया जा सकता है या राज्य पर इसके लिए रोक लगाई जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। और राज्य किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की संस्था के लिए हेड के रूप में नियुक्त कर सकता है। और अगला क्या है हमारा अंतिम, जो 16 का अंतिम है, 16 का 6, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी संविधान संशोधन 103 के द्वारा 2019 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, लोक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो सामान्य वर्ग के हैं, उनको 10% आर्थिक आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, तो 10% आरक्षण, लेकिन किस आधार पे, आर्थिक आधार पे इसमें आरक्षण की बात की गई। किसमें, 16 के 6 में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन 103वां, जो 2019 को पारित हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 16 को कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने 3 आर्टिकल पढ़ लिए, आर्टिकल 14, 15, 16। देखते हैं अनुच्छेद 17। साथियों, अनुच्छेद 17 जो है उसमें अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब भेदभाव, इसके निवारण की बात की गई है, इसके निवारण की चर्चा की गई है। तो क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, क्या है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। और इसके लिए अनुच्छेद 37 के तहत जो संसद को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसके आधार पर संसद ने 1955 में एक अधिनियम बनाया था, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। कौन सा, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। ठीक है, इसको 1976 में संशोधित किया गया। इसको 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम रखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण एक्ट पारित किया गया। कब, 1990 में एक एक्ट पारित हुआ, उसका नाम क्या था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, क्या 2 अधिनियम पारित किए गए। अनुच्छेद 17 का पूरी तरह से लागू करने के लिए संसद ने 1955 में एक अधिनियम पारित किया, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। इसको 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1990 में एक और अधिनियम पारित किया गया जो अनुसूचित जाति से संबंधित ही था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इसको क्या कहते हैं, लोकप्रिय भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या है। देखिए, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत की बात की गई है। किसके, उपाधियों की अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत, उपाधियों
का अंत। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और इसका जो पहला 18 का एक नंबर का क्लॉज है, ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य विद्या एवं सेना के इतर कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, कौन से दो? राज्य केवल विद्या मतलब शिक्षा या सेना से संबंधित इस अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह राज्य पे बाध्यता लगाई गई है। कौन से दो आधार हैं? एक शिक्षा और दूसरा सेना। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई उपाधि किसी को प्रदान नहीं की जाएगी। 18 का दूसरा क्या है? 18 का 2 ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब विदेशी उपाधि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इस पे रोक लगाई गई है। अगला अनुच्छेद 18 का 3 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 18 का 3 क्या है? अनुच्छेद 18 का 3 है कि भारत का अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, मतलब इसमें भारत के नागरिक की बात की गई है। अनुच्छेद 18 के 3 में क्या कहा गया है? भारतीय नागरिक नहीं है। ध्यान से देखना है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रह रहा है और निवास कर रहा है और किसी लाभ के पद पर है, किसी ऐसे पद पर है जो भारत के एक सर्वोच्च मान्यता वाला पद है, अगर कोई भारतीय नागरिक भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो वह है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के अलावा विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, भले ही वो विदेशी नागरिक हो, अगर वो भारत में रह रहा है। ठीक है, और अंतिम हमारा क्या है? 18 का 4 उपाधियों के अंत से संबंधित हमारा अगला और अंतिम महत्वपूर्ण जो क्लॉज है वो क्या है? अगर कोई भारतीय या विदेशी, कोई भी विदेशी या भारतीय, कोई भी विदेशी या भारतीय, ठीक है, क्या? कोई भी विदेशी या भारतीय अगर भारत में लाभ के पद पर है, अगर कोई भारतीय या विदेशी भारत में किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति की सहमति, तो वह राष्ट्रपति की तो क्या कहता है कि अनुच्छेद 18 का 4 क्या कहता है? विदेशी, कोई भी विदेशी या भारतीय जो भारत में लाभ के पद पर रह रहा है वह राष्ट्रपति की सहमति से ही भारत में किसी भी प्रकार की कोई मानद उपाधि तो प्राप्त नहीं कर सकता, पर किसी भी प्रकार की मानद उपाधि या लाभ या पुरस्कार उपहार स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समानता का अधिकार पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लिया, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अगले वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।